हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए पॉलिटी में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस है ये आपके यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, हो चुके हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोस आपको कैसे लग रहा है पक्का कमेंट करके बताइएगा और वीडियोस को पहले लाइक कर लिया, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं, तो राष्ट्रपति के कार्य कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी सेना प्रमुख। तो आपको ये बताना है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद किसी कारणवश खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वही इनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। और किस आर्टिकल में? तो संविधान के आर्टिकल 65 में इसका प्रावधान दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यभार संभालेंगे, और अगर वो भी अगर उपलब्ध ना हो तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो इस कार्यभार को संभालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है? ए ब्रिटिश सम्राट, बी अमेरिकी राष्ट्रपति, सी ब्रिटिश प्रधानमंत्री और डी रूसी राष्ट्रपति। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो किसके समान है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री जी के पास होती है मंत्रिपरिषद के माध्यम से। तो याद रखिए किसके समान है? तो ये ब्रिटेन के समान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? ए केवल लोकसभा और राज्यसभा, बी संसद और राज्य विधानसभाएं, सी संसद, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, डी केवल राज्यसभा। तो आपको बताना है जो उपराष्ट्रपति जी का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा और लोकसभा इसमें शामिल है। ये बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है केवल इसमें संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शामिल है, इसमें राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं होती है। इस बात को याद रखें। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 66 में इसका प्रावधान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के महाभियोग द्वारा किसे हटाया जाता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको बताना है कि किसको हम, इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से किसको हम इम्पीचमेंट के द्वारा, संविधान के इम्पीचमेंट के द्वारा हम हटा सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी के ऊपर हम महाभियोग लगाते हैं और इसका प्रावधान किसमें है? तो आर्टिकल 61 में है। और इसमें संसद के दोनों सदस्यों की सक्रिय भागीदारी जरूरी होती है और विशेष बहुमत बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और इसका भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए गृह मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है भारत में जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी के द्वारा। आपको पता होगा राष्ट्रपति मंत्रियों की औपचारिक नियुक्ति करते हैं और ये किसकी सलाह पे करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी की सलाह पे करते हैं। याद रखिएगा इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 75 में इसका प्रावधान है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी और डी आर वेंकटरमन। तो आपको बताना है इसमें से कौन है जो राष्ट्रपति बनने से पहले कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि जो नीलम संजीव रेड्डी साहब है ये सीधे राष्ट्रपति बने थे, वो भी निर्विरोध चुने गए थे, याद रखिएगा। और ये उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। और इससे पहले जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सभी के सभी राष्ट्रपति बन चुके हैं। जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे ये आपको पता होगा ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ए 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 40 वर्ष,
और डी 35 वर्ष। तो आपको बताना है भारत में जो प्रधानमंत्री बनते हैं उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी 25 वर्ष, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, आपकी 25 वर्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगा देंगे आप, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को किसके बहुमत से इस्तीफा देना पड़ता है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों सदन और डी संयुक्त बैठक। तो आपको बताना है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को किसके बहुमत से इस्तीफा देना पड़ता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए लोकसभा, क्योंकि आप जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो भी लोकसभा में मेनली लाया जाता है और इसलिए वहीं पे इस्तीफा देना पड़ता है, याद रखिएगा। राज्यसभा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा। ए लोकसभा भंग, बी केवल प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री इस्तीफा देंगे, सी पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी, डी केवल मंत्री इस्तीफा देता है। तो आपको बताना है कि यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इनमें से क्या होगा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या करती है, इस्तीफा देती है। और जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध इसको माना जाता है, और प्रधानमंत्री से पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है वो इस्तीफा देती है। इसका जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में इसका प्रावधान दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। ए चंद्रशेखर, बी वीपी सिंह, सी चौधरी चरण सिंह और डी आई के गुजराल। तो आपको बताना है इसमें से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी संसद का सामना नहीं किया। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह जी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी थे इन्होंने कभी भी आमीन संसद का सामना नहीं किया था। ये प्रधानमंत्री बने और फिर संसद से बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसके कारण इन्हें संसद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इनका कार्यकाल अत्यंत छोटा था, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिना केंद्रीय मंत्री बने प्रधानमंत्री बना। ए चौधरी चरण सिंह, बी एस डी देवगौड़ा, सी मोरारजी देसाई और डी आई के गुजराल साहब। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन था जो बिना केंद्रीय मंत्री बने ही प्रधानमंत्री बना। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी जो एच डी देवगौड़ा जी हैं, जिनको हम हरदन हल्ली रुड्डेगौड़ा देवगौड़ा जी कहते थे, ये सीधे प्रधानमंत्री बने थे और ये पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं थे, ये भी याद रखिएगा। ये क्या थे, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे और गठबंधन सरकार के तहत प्रधानमंत्री बने थे, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। ए चौधरी चरण सिंह जी, बी मौलाना आजाद साहब, सी गुलजारीलाल नंदा जी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो आपको बताना है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। इनको भी आप याद रखेंगे। आप जानते हैं पटेल साहब को हम भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने रियासत के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये भारत की राष्ट्रीय एकता के प्रमुख शिल्पकार भी माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के डैश से अधिक नहीं होगा। ए 5%, बी 10%, सी 15% और डी 20%। तो आपको बताना है जो हमारा 91वें संविधान संशोधन था, इसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो लोकसभा के कुल सदस्यों का कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी 15%। जो हमारा 91वें संविधान संशोधन था ये 2003 में आया था और ये मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए लाया गया था और बोला गया था
कि मंत्रिपरिषद को अधिकतम जो आकार है वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी दोनों सदन। तो आपको बताना है हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है, याद रखिएगा। और लोकसभा विपक्ष होने पर सरकार गिर जाती है, ये भी आपको पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व और डी 7वीं अनुसूची। तो आपको बताना है न्यायपालिका को जो कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है ये संविधान के किस भाग में है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो डीपीएसपी अर्थात जो नीति निर्देशक तत्व है इसी में जो अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए भाषाएं, बी दल बदल विरोधी कानून, सी अनुसूचित क्षेत्र और डी चुनाव। तो आपको बताना है जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो दल बदल विरोधी कानून है ये आपका 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था, जिसका काम क्या था? दल बदल को रोकने हेतु कानून को बनाना। और इसका निर्णय कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ, इसका निर्णय जो अध्यक्ष है जो स्पीकर साहब होते हैं वह इसका निर्णय लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी के एम मुंशी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि आपका 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी में इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए रक्षा, बी विदेश मामले, सी खाद्य एवं कृषि और डी शिक्षा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी के पास 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जापान, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी हॉलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आप भी जानते हैं जो राज्यसभा के जो चुनाव का तरीका है हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने आयरलैंड से लिया है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और ये प्रणाली अपनाई गई है। और इसमें क्या होता है? एकल हस्तांतरी मत का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राज्य विधानसभाओं द्वारा भाग लिया जाता है। ये भी तथ्य याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी जर्मनी और डी कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो आपातकालीन प्रावधान है इससे हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से, कहां से लिए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान को नाम याद रखिएगा, यही से हमने इसको लिया है। आपातकाल 3 प्रकार के, कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की बात करता है। आपका राज्य आपातकाल, जो कि आप जिसको राज्यपाल शासन भी कहते हैं, ये हमारा क्या अनुच्छेद 356 में है, जो राज्य की संवैधानिक विफलता के बाद इसको लगाया जाता है। और थर्ड हमारा क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका आर्टिकल 360 में है। ये कब होता है? जब वित्तीय संकट आ जाता है तब इसको लगाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो मौलिक अधिकार है उसका
आई मीन आर्टिकल 19 क्या होता है, वो निलंबित हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और केंद्र की जो शक्ति होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब आपको ये बताना है कि आपके जो टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 20 में। पक्का वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में इसको लिख के जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प मिलती है, हमें भी हेल्प मिलती है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको भी पता लगता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल शर्माने की बात नहीं, आपको जो भी स्कोर हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी पक्का कमेंट में लिख के जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।